अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रेड क्लिफ अवार्ड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेड क्लिफ अवार्ड में जो बाउंड्रीज़ की डिमार्केशन हुई थी, जो हिस्से हुए थे, वो पंजाब और बंगाल के हवाले से हुए थे। जो रेड क्लिफ आप नाम यहाँ पे देख रहे हैं, ये थे सर सिरिल रेड क्लिफ, जिनकी चेयरमैनशिप के अंडर 4 जजेस पंजाब की डिमार्केशन के लिए और 4 जजेस जो कि हाई कोर्ट के जजेस थे बेसिकली, बंगाल की डिमार्केशन के लिए उनको अपॉइंट किया गया था। पंजाब की डिमार्केशन में 2 पाकिस्तान की तरफ से थे, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मुनीर और मिस्टर जस्टिस दीन मोहम्मद, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो दूसरी साइड पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे 2 जजेस पंजाब के हवाले से, वो थे जस्टिस मेहर चंद महाजन और मिस्टर जस्टिस तेजा सिंह। अब ये जजेस थे जिन्होंने पंजाब के हवाले से डिवीज़न बतानी थी कि पंजाब का जो बड़ा सूबा है, इसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, इसकी डिमार्केशन, इसकी बाउंड्री किस तरह से तय की जाएगी। इसके अलावा बंगाल के हवाले से जो 2 जजेस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो थे जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम साहब और मिस्टर जस्टिस S.A. रहमान साहब, जबकि इंडिया की तरफ से जस्टिस C.C. बेवास और जस्टिस B.K. मुखर्जी साहब शामिल थे। अब उस टाइम में जब डिमार्केशन होनी थी पंजाब और बंगाल की, तो बहुत हद तक कांग्रेस ने इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि उस टाइम में जो वाइसरॉय थे माउंटबेटन साहब, वो कांग्रेस के बहुत करीब थे, नेहरू साहब के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से बहुत हद तक जो डिमार्केशन में जो हिस्से पाकिस्तान के पास आने थे, स्पेशली जब गुरदासपुर की बात होती है, तो वो जो हिस्सा है वो इंडिया के पास चला गया। इसके अलावा 3 दरिया जो पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी है, वो भी इंडिया के हिस्से में आए। और इसी वजह से, क्योंकि गुरदासपुर को भी इंडिया ने अपने पास हिस्से में कर लिया और सतलज, ब्यास, रावी भी का जो मेन हिस्सा था वो इंडिया के हिस्से में आया, जिसकी वजह से कश्मीर का इशू जो है क्रिएट हुआ। अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको नज़र आएगा गुरदासपुर का वो एरिया है जो कहीं ना कहीं इंडिया को, ओवरऑल इंडिया को कश्मीर से मिलाता है। और इसकी वजह से कश्मीर इशू फिर एक आज तक अनरिजॉल्व इशू है, और ये एक डिफेक्टिव प्लानिंग थी रेड क्लिफ की, और जिसमें वाइसरॉय साहब ने और उस टाइम के कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया। जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द नेशन। जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क को जब आज़ादी मिलती है उसके लिए बड़ी अहम होती है, और पाकिस्तान को ये आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947, 27वीं रमज़ान, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल तैनात हुए पाकिस्तान के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू हिज पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स। पॉलिटिकल कहते हैं सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं आइनी, तो दोनों हवाले से उनका क्या रोल रहा पाकिस्तान को बनाने में, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में, ये हम देखेंगे। जैसे कि हम सारे जानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे, और इनकी जो पॉलिटिक्स है वो इंग्लैंड से ही शुरू हो गई थी, जब वो इंग्लैंड में स्टे कर रहे थे। जबकि उन्होंने प्रॉपरली जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी वो कांग्रेस थी, और वो उन्होंने 1906 में ज्वाइन की थी। और शुरू में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। ये बिलीव करते थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं और इसीलिए इनको ख़िताब दिया गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि सरोजनी नायडू ने दिया था। अब पहला पॉइंट ये है कि जब 1909 के अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जब इम्प्लीमेंट हुए इंडिया के अंदर, तो वाइसरॉयज़ काउंसिल थी उस टाइम, उस वाइसरॉयज़ काउंसिल के अंदर इनकी मेंबरशिप इंक्रीज़ कर दी गई इंडियंस की फ्रॉम 16 टू 28, और इसके अंदर फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुंबई से इलेक्ट किया गया। सेकंड पॉइंट है 1913 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ही रिक्वेस्ट पे मुस्लिम लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको तब्दील किया गया, और उसके अंदर जो तब्दीली की गई वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई, और एक पॉइंट जो स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग ने लॉयल्टी के हवाले से दिया था उसको भी अमेंड किया गया। और मकसद ये था कि जो पॉलिटिक्स का मकसद ये होगा मुस्लिम लीग की कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेगी, वो हुकूमत बनाने की बात करेगी, ना कि ब्रिटिश के लॉयल रहने की बात करेगी। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में जब मुस्लिम लीग ज्वाइन की,
तो लेटर ऑन फिर क्योंकि ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों पार्टी का हिस्सा भी रहे थे, तो 1920 में जाके उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी इस पॉलिटिक्स में जिस इवेंट ने रोल अदा किया वो था लखनऊ पैक्ट का इवेंट, और वो हुआ था 1916 के अंदर, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आमने सामने ले आए थे, उनकी मीटिंग करवाई, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट करवाया गया जिसको लखनऊ पैक्ट कहा गया। और लखनऊ पैक्ट की वजह से फिर इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का हवाले से नाम भी दिया गया। इसके बाद 1919 में एक रोलेट एक्ट पास किया गया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि किसी भी मुसलमान को या किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट या ट्रायल के, और उसको अरेस्ट करके किसी तरह से भी सज़ा दी जा सकती है। अंडर दिस लॉ एनी एक्यूज्ड कुड बी ट्राइड इन कैमरा विदाउट जुडिशल रिव्यू, किसी भी रिव्यू के अलावा उसको सज़ा दी जा सकती है या उसको ट्रायल किया जा सकता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मुखालफत की और ये कहा गया कि ये गैर आइनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अवाम के साथ ज़्यादती है कि आप उसको रॉलेट एक्ट के अंडर किसी को भी अरेस्ट कर लें, गिरफ़्तार करके उस पर केस डाल दें, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और इसी की वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए 1919 के अंदर वाइसरॉयज़ काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था उस टाइम में, आई फील द गवर्नमेंट that passes or sanctions such laws in times of peace and forfeit its claim to be called a civilized government. Nevertheless, I hope the Secretary of State for India will persuade the British government to reject this black law. और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको एक काला कानून करार दिया था। इसके अलावा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से हमने उनके 14 पॉइंट्स पढ़े हैं जो कि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के हवाले से उसको जवाब में दिया था। तो इनके 1929 में 14 पॉइंट्स जो कि बहुत ही फेमस हुए थे। इसके अलावा लंदन के अंदर 1930 से लेके 32 तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पहली दो उसकी कॉन्फ्रेंसेस थी राउंड टेबल की, वो अटेंड की थी, जिसका नतीजा तो कोई नहीं निकला था, लेकिन हाँ उन्होंने अटेंड ज़रूर की थी। और उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री के अंदर 1935 में एक एक्ट आया था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किया गया, और ये एक्ट दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको पसंद नहीं किया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, लेकिन जो उसका प्रोविंशियल पार्ट था उसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्सेप्ट किया था। और इसी की नतीजे में फिर 1936 और 37 में जो इलेक्शंस हुए थे वो इसी की बेस पे हुए थे, जिनमें दोनों ही पार्टीज़ ने हिस्सा लिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1932 के बाद से इंग्लैंड चले गए थे और उन्होंने थोड़ा कुछ अरसे के लिए किनारा कशी अख्तियार कर ली थी पॉलिटिक्स से। और फिर कई प्रोमिनेंट लीडर्स ने, जिनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी शामिल हैं, जिन्होंने लेटर्स लिखे उनको और उनको वापस आने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल गैप है, आप ही हमारे लीडर हैं, आप वापस आएँ और हमें लीड करें, जिसकी वजह से 1934 में फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वापस आए। 1937 के इलेक्शंस में भी शामिल हुए और पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा किया। और 1940 में फिर फाइनली जो एक हमारे सामने एक एनुअल सेशन हुआ था जिसमें लाहौर रेजोल्यूशन हमारे सामने उभर के सामने आया, और जिससे पता चला कि पाकिस्तान कितना इम्पॉर्टेंट है हम मुसलमानों के लिए। और उसमें ये बिल्कुल क्लियर कट नज़र आया कि पॉलिटिकल पार्टी का एक क्लियर स्टांस था कि हमें एक अलहदा रियासत चाहिए। और उसमें ये कहा गया था, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया नीडेड अ सेपरेट टेरिटरी इन विच दे कुड स्पेंड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजॉरिटी। और इस सेशन को, जो एनुअल मीटिंग हुई थी, इसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही चेयर किया था, प्रिजाइड किया था। और उसके बाद फिर 1945 और 46 के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर फिर मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने बड़ी ही अच्छी तरीके से फ़तह हासिल की, क्योंकि 1936 और 37 के जो इलेक्शंस हैं उसमें शिकस्त हुई थी मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को। और इस जो 1945-46 के इलेक्शन जब दोबारा हुए थे, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने अच्छा परफॉर्म किया था। और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अंत तक मेहनत थी जिससे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर इतना फेमस किया, जिसकी वजह से, और उनका एक क्लियर स्टांस लेकर आए, जिसकी वजह से फिर मुस्लिम लीग को कामयाबी हासिल हुई और लोगों ने इनको वोट किया। और इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन का प्रपोज़ल था उसको भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपोज़ किया और बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कैबिनेट मिशन में उस टाइम यही था कि जब अगर मुल्क बन जाता है और इंडिया यूनाइटेड रहता है
तो कुछ अरसे के बाद जो भी सूबा होगा या कोई प्रोविंस होगा वो अलहदगी 10 साल के बाद ले सकता है, पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया और पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने और उन्होंने ओथ लिया 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान बनने के साथ ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत ख़राब रहने लगी और ठीक 1 साल के बाद ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई थी 11 सितंबर 1948 को। और वो बहुत पहले से बीमार थे, लेकिन अपनी बीमारी को कभी अपनी पॉलिटिक्स पे, अपने स्टांस पे हावी नहीं होने दिया और अपनी अंत तक मेहनत और कंटिन्यूसली जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान उन्होंने जो रोल अदा किया और उस पर साबित कदम रहे, पीछे नहीं हटे, और इसकी वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस हासिल हुई। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होगा।